तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का ये तीसरा सवाल। तो इसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हम उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, तो नोट्स भी बन जाएंगे और समझ भी आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। तो हमने लिखा, इसके बाद आपको ये सेमीकोलन इस तरीके से बना देना है और दोनों समीकरणों को लिखेंगे। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं और दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं। अब देखो, पहला समीकरण तो सही लिखा है, लेकिन इन दोनों को व्यवस्थित करना होगा अच्छे से। व्यवस्थित करना मतलब हम ऐसा करेंगे कि जो अचर पद है उसको वापस, हमें बराबर में जीरो नहीं चाहिए यहाँ पे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए। यहाँ तो जीरो है बराबर में, तो इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं, लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। बहुत अच्छे समझना, पहले हम व्यवस्थित कर लेंगे इन्हें। तो लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। अब व्यवस्थित करने से क्या होगा? देखो, पहला समीकरण बहुत ध्यान से समझो। हमने 3x लिखा, लेकिन -5 ये भी लिख लिया, लेकिन ये जो 4 है इसका पक्षांतर वापिस बराबर के उस तरफ किया तो +4 हो गया। तो ये देखो, ये समीकरण हमें चाहिए था। मतलब बराबर में हमें एक संख्या कम से कम चाहिए ही है यहाँ पे, लेकिन बराबर में क्या था? जीरो था और संख्या का पक्षांतर कर दिया था इन लोगों ने इस तरफ, तो हमने वापस इसको लौटा दिया। अब हम इसको समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, मतलब जब व्यापक समीकरण से तुलना करनी होती है तो हमें बराबर में जीरो चाहिए होता है, लेकिन जब प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना होता है तो बराबर में संख्या चाहिए होती है। बस इस चीज को ध्यान रख लो। समझ गए ना? चलो, अब दूसरा समीकरण जो दिया गया है उसको देखो। इसमें भी देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बराबर में 2y लिखा है ना, संख्या तो लिखी है बराबर में, लेकिन 2y भी लिखा है। अब ऐसा भी नहीं है कि बराबर में भी y हो। x y एक तरफ रहते हैं और संख्या एक तरफ रहनी चाहिए, जैसा ये हमने समीकरण 1 बनाया है। और अभी तक हमने जितने भी समीकरण देखे, x y एक तरफ, संख्या एक तरफ होती है, लेकिन इसमें देखो x एक तरफ है, y और संख्या एक तरफ है, तो इसको भी पक्षांतर कर लो। तो 9x तो पहले से लिखा था, ये जो प्लस का 2y है इसको इस तरफ लेके आओ तो हो जाएगा माइनस का 2y। तो हो गया ना, x और संख्या एक तरफ, x और संख्या, x y एक तरफ, और बराबर में जो 7 है इसको लिख लो, x y एक तरफ, संख्या एक तरफ। अब हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे प्रतिस्थापन विधि से शुरुआत करेंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम दोनों समीकरण वापस यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 और इसे बना देते हैं समीकरण 2। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि पे फोकस करो बस। अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, केवल प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मुख्य नियम क्या है कि समीकरण 1 से शुरुआत होती है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से। बहुत ध्यान से समझते जाना। क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। अब पूरा समीकरण आप लिख लोगे, तो 3x माइनस 5y और बराबर कितना होगा? तो बराबर हो जाएगा 4। ये है समीकरण 1। अब आपको यहां से x का मान निकालना है, तो y वाले पद का क्या करोगे? पक्षांतर करोगे। तो अगले स्टेप में 3x तो लिखोगे, लेकिन ये y वाला पद नहीं लिखोगे और सीधा बराबर 4 लिख दोगे। बराबर क्या लिख दोगे? 4। और जो पद नहीं लिखा था वो इस तरफ आ जाएगा, 4 के इस तरफ, यानी कि माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा? 5y। यहां तक समझ आ गया? अब चूंकि हमें x जब तक अकेला नहीं होगा तब तक हम समीकरण 3 नहीं बना सकते। तो x के साथ में ये 3 है, 3 क्या है? गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी? बटे में आएगी। तो x बराबर आएगा 4 धन 5y और बटे में कितना आ जाएगा? तो बटे में 3 आ जाएगा। अब हम इसे समीकरण 3 बना देंगे। बोलो, समझ पा रहे हो ना? अब समीकरण 3 में होता क्या है? तो समीकरण 3 में होता है x का पूरा मान, होता है कि नहीं? तो ये जो x का पूरा मान है ये समीकरण 2 में रखेंगे। तो अगले स्टेप में लिखेंगे कि x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। अब बहुत ध्यान से समझते जाना। समीकरण 2 में रखेंगे तो 9 लिखा है, तो 9 तो रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? x लिखा है ना, तो x का मान तो ये है पूरा,
तो कोष्टक बनाएंगे पहले, अब मान रख देंगे 4 धन 5y और बटे कितना हो जाएगा 3। फिर -2y बराबर 7 है, तो -2y बराबर 7 है। अब देखो, अब इस स्टेप को कैसे सॉल्व करना है वो समझो। देखो ऊपर नीचे की संख्या कट रही है तो काट दो, तो इस बार कट रही है। देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, कट गई ना 3 बार। तो क्या बचा, 3 बचा, कोष्टक में 4 धन 5y बचा, 4 धन 5y बचा और -2y बचा और बराबर कितना है 7 है। अब 3 का गुणा करो तो 3 चौके 12, फिर 3 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, तो प्लस 3 5 15 y और माइनस क्या है 2y और बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब y एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, तो ये देखो ये संख्या इस तरफ लाना है तो अगले स्टेप में इस संख्या को नहीं लिखेंगे बल्कि केवल y को लिखेंगे, यानी कि 15y - 2y, ये हमने y को लिखा, बराबर 7 लिख दिया। फिर तो पहले से संख्या लिखी थी वो तो पहले लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस का 12 इस तरफ आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। प्लस का क्यों था, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं था तो वो प्लस का था, इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, तो यहाँ पे देखो 15 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे 13 भाई, क्योंकि आप देख रहे हो ना 15 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे 13 भाई, बराबर 12 में से 7 घटाओ कितने बचेंगे, -5 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की थी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5, चिन्ह रहेगा लेकिन बड़ी संख्या का। इसके बाद ये 13 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में, तो y बराबर हो जाएगा -5 और बटे 13, ये y का मान हो जाएगा। ये देखो अब जो y का मान आया है ना, ये कहाँ रखते हैं, ये रखते हैं समीकरण 3 में यहाँ पे। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, ये देखो समीकरण 3 ये है x बराबर 4 + 5y बटे 3। तो यहाँ पे हमने समीकरण 3 भी लिख लिया और y का मान भी लिख लिया। अब देखो अब आपको समझ में आएगा। तो x बराबर 4 लिखा है तो 4, प्लस लगा है तो प्लस, समीकरण 3 को लिखना है तो x बराबर 4 लिखा है तो 4, प्लस लगा है तो प्लस, 5 लिखा है तो 5। लेकिन y की जगह पे y का मान कितना है, -5 बटे 13, तो कोष्टक में लिखेंगे -5 बटे 13, ये इस तरीके से लिखोगे और सबके बटे कितना है 3, तो 3 लिख दोगे। अब आगे देखो, तो x बराबर 4 लिखा है तो 4, देखो अगर ऊपर नीचे के कट रहे होते तो काट देते, लेकिन नहीं कट रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा। तो पहले तो प्लस माइनस का क्या होगा, अलग अलग चिन्हों का, विपरीत चिन्हों का हमेशा माइनस होता है, तो माइनस लगा दो। फिर पचम 25 हो जाएगा, 25 पचम 25 हो जाएगा और बटे कितना था 13 था, बटे 13 था, ठीक है। मतलब इन दोनों का गुणा हो गया, चिन्हों का गुणा हो गया, बटे 13 ज्यों कहते हैं, और सबके बटे 3 तो लिखा ही है। अगले स्टेप में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। अगले स्टेप में क्या होगा, वैसे कायदे से बोला जाए तो x बराबर यहाँ लिखना चाहिए, ऊपर नहीं, ठीक है, जहाँ बटे है ना उसके सामने, तो इसलिए पहले से मत लिखना, बाद में बना देना। अब सवाल समझो, देखो 25 बटे 13 एलसीएम से गुणा करेंगे तो 13 चौके, यहाँ से देखो गुणा करेंगे तो सबके बटे 13 आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 चौके 52, तो यहाँ पे आ जाएगा 52। 13 का गुणा 4 में हुआ तो 13 चौके 52 हो गया, -25 आ गया, माइनस कितना हो गया 25 आ गया। अब सबके बटे 13 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी केवल 25 के बटे बस 13 था, अब 13 ने 4 से गुणा किया तो गुणा करने से सबके बटे, दोनों पदों के, देखो दोनों पदों के बटे 13 हो गया, लेकिन उसके लिए गुणा करना पड़ा, 13 चौके 52, इसे बोलते हैं एलसीएम ले देना। तो एलसीएम बटे 1 करके एलसीएम लोगे, इससे अच्छा 13 चौके 52 -25, अब सबके बटे 13, और उसके भी बटे क्या था, उसके भी बटे क्या है 3, तो 3 के बटे कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो अब 3 बटे 1 पलट के 1 बटे 3 हो जाएगा गुणा में। तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा, तो अभी हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मेन बटे ये है, यहाँ पे आएगा x बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इसको घटाओ, तो 52 में से 25 को घटाओ, कितना आएगा, 52 में से 25 घटाओ तो 12 में से 5 चले जाएंगे, देखो यहाँ घटाओ, 52 में से क्या घटा लो 25 घटा लो, तो 2 में से तो 5 घटता नहीं है तो 12 मान लो, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, तो 27 आया ऊपर। तो 27
बटे कितना है 13, बटे कितना है 13, और उसके बटे है 3/1, उसके बटे क्या है 3/1। अब यहाँ पे x के बराबर लिख दो। अब ये ऊपर वाली परिमेय संख्या तो ज्यों की त्यों, यानी 27/13 तो ज्यों का त्यों, लेकिन ये नीचे वाली जो परिमेय संख्या ये पलट के गुणा में आ जाएगी, तो 3/1 का हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये x के बराबर हो जाएगा। अब देखो x बराबर, ये ऊपर नीचे का कट रहा है तो काट दो, तो ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 नाम 27, 9 बार कटा तो 9 और बटे कितना हो जाएगा 13। ये आया x का मान। तो x का मान आ गया है 9/13। अब हम लिखेंगे कि अतः x बराबर 9/13, कॉमा y बराबर कितना आया था, y बराबर, ये देखो यहाँ पे तो लिखा है हमने इस कागज में -5/13। तो लिखेंगे y बराबर -5/13 समीकरण युग्मों के या समीकरण युग्म के अभीष्ट हल है। क्या है कि अभीष्ट हल है। ये तो प्रतिस्थापन विधि से आया है, अभीष्ट हल है। अब हम करेंगे विलोपन विधि। ये किससे आ गया, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। तो नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि से। अब दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं ना दोनों समीकरण, इन दोनों को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम y के मानों को विलुप्त करते हैं। आप चाहो तो x के मान भी विलुप्त कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 5, जिस भी मतलब x को विलुप्त करना है तो x का गुणांक देखना है, y को विलुप्त करना है तो y का गुणांक देखना है। समीकरण 1 में y का गुणांक है 5, माइनस प्लस नहीं देखना है, केवल संख्या देखनी है। तो y के साथ में कौन सी संख्या लिखी है 5। नीचे वाले समीकरण में y के साथ में क्या लिखा है 2, तो ये 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें मतलब 2 का गुणा पूरे समीकरण 1 में होगा, और ये जो ऊपर वाला 5 है ये गुणा करेगा समीकरण 2 में। तो लिखेंगे, और आपको ये भाषा लिखनी ही है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है बताओ जल्दी। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा, तथा और बताओ समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने से 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। समझ गए ना, ठीक है। देखो समीकरण 1 ये लिखा ऊपर, तो नीचे वाले समीकरण में जो y का गुणांक होगा 2 है ना, तो 2 इसमें भी गुणा करेगा, 2 इसमें भी गुणा करेगा, 2 इसमें भी गुणा करेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो 2 से यहाँ होगा तो 3 दूनी 6x, माइनस लगा है तो माइनस, 2 पंचे 10y, बराबर लगा है तो बराबर, और 4 दूनी 8। ठीक है, और ये बनेगा एक नए प्रकार का समीकरण जिसे हम समीकरण 3 कह देंगे। इसी तरीके से 5 का गुणा होगा इसमें, इसमें और इसमें, तो 9 पौना 45x, माइनस लगा है तो वो चिन्ह तो ज्यों के त्यों रहेंगे। 5 दूनी 10y, देखो एक सा हो गया ना y का गुणांक, बराबर है तो बराबर, और 7 पौने 35। इसे बना दिया समीकरण 4। अब देखो अगर चिन्ह समान है तो ये कभी कट नहीं सकते, और जब कट नहीं सकते तो हम लिखते हैं घटाने पर। समान चिन्हों में घटाने पर, याद रख लो, घटाने से क्या होगा, ये कट जाएंगे। देखो कैसे, घटाने पर एक मुख्य प्रक्रिया होती है कि जो नीचे वाला समीकरण होता है सभी के चिन्ह बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, पहले उनके असली चिन्ह लगाओ। 45 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का ही है। ये 10 का असली चिन्ह लगा ही है, 35 का असली चिन्ह भी प्लस है। अब क्या करो, जब भी हम लिखते हैं घटाने पर तो नीचे वाले समीकरण के सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि -10y और +10y कट गए। तो जब समान चिन्ह होते हैं तो हम घटाने पे इसलिए लिखते हैं ताकि उसका चिन्ह बदल जाए, क्योंकि घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह बदलता है। तो जब चिन्ह बदल जाएगा तो आराम से कट जाएंगे। तो अब बचेगा क्या, -45 और +6 है तो कितना बचा, बहुत ध्यान से घटाओ। 45 में से 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। ठीक है, और यहाँ पे
3 बचा तो 39 बचेगा, मतलब 45 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा 39, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है 45। बाई वाला पद तो विलुप्त हो गया, तो 2 बराबर की जगह सीधा 1 बराबर लगा लो, एक्स भी रहेगा सॉरी साथ में, और 2 बराबर की जगह 1 बराबर लगा लो। अब देखो माइनस का 35 है और प्लस का 8 है, तो 35 में से 8 चले जाएंगे तो 27 बचेंगे, वो भी माइनस के। ठीक है, क्यों बचेंगे माइनस के? क्योंकि 35 जो था वो माइनस की संख्या हो चुकी थी, जो कि बड़ी है, तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा। इस हिसाब से x का मान निकालना है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो पहले तो बचेगा 39x बराबर 27। अब देखो x के साथ में ये 39 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे 39। अब अगर कट रहा है तो काट दो, देखो 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 यानी 13। ठीक है, तो 9 बटे 13, तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 9 बटे 13, ये आ गया। अब जो x का मान है वो कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में, विलोपन विधि में, याद रखना जो भी x का मान है वो कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में। तो आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। ये है समीकरण 1, 3x, तो 3 और x का मान 9 बटे 13, तो 9 बटे 13। ठीक है, उसके बाद क्या है? -5y बराबर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे -5y बराबर 4। अब देखो ऊपर नीचे की संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो डायरेक्ट गुणा कर दो, तो नहीं कट रही है ना, तो 9 तिया 27 बटे 13, ये हमने गुणा कर लिया ऊपर ऊपर का, 9 तिया 27 बटे 13 -5y और बराबर कितना? 4। अब ये जो संख्या है, संख्या को संख्या की तरफ ले जाओ तो 27 बटे 13 का पक्षांतर करेंगे, तो अगले स्टेप में 27 बटे 13 नहीं लिखेंगे बल्कि 5y लिखेंगे माइनस का, और बराबर ये 4 पहले से था उसको लिखा। अब ये जो प्लस का 27 बटे 13 था इस तरफ ले आए तो माइनस का 27 बटे 13 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 5y बराबर 13 चौके 52 होता है, तो हमने 52 कर दिया, और माइनस कितना है? 27 है, तो 27 लिख दिया, और बटे कितना है? 13 है, तो 13 लिख दिया। अब देखो 52 में से 27 को हम घटाएंगे तो -5y तो पहले से है, अब 52 में से हम 27 को घटाएंगे तो ये 25 बचेगा। 52 में से 27 घटा लो, कितना बचेगा? 25 बचेगा। आगे बढ़ो, और बटे कितना है? 13 है। अब 13 से 25 तो कटते नहीं है, तो हम गुणा वाली संख्या और बटे में लेके आते हैं, तो y बराबर -5 आएगा बटे में, तो माइनस तो आगे लगा दो, और 25 बटे 13, माइनस को आगे लगा दिया, और जो 5 है वो बटे में, गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में आएगी, तो 13 पहले से बटे में था, तो 5 भी उसी के साथ में खिसक के लिखे जाएगा क्योंकि वो भी बटे में ही आया है। तो 5 एकम 5 और 5 25, ये कट गया 5 बार, तो y का मान आया -5 बटे 13, ये आ गया। तो y का मान और x का मान आ गया। ठीक है, और यही प्रतिस्थापन विधि से आया था, तो हम नीचे लिखेंगे कि अतः x बराबर 9 बटे 13, कॉमा y बराबर -5 बटे 13 समीकरण युग्म के अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लिखना है, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ विलोपन विधि। ये देखिए, ये विलोपन विधि, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये।
तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, यहाँ पे दिख रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन